तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। पिछले कुछ वीडियोस में आपका सपोर्ट बहुत अच्छे से दिख रहा है। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी इसी तरह पढ़ने में मज़ा आता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक क्वेरीज के बारे में, एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन देखा, एसक्यूएल काम कैसे करता है, एसक्यूएल की क्वेरी कैसे रन की जाती है, बेसिक क्रूड ऑपरेशन जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है वो हमने जाना। अब ये हुई बेसिक बातें। हमारा डेटाबेस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बड़े लेवल का हो सकता है, उसमें हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को यूज करना पड़ता है जिससे कि हमारा काम बड़ी आसानी से हो सके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंस। जॉइंस एक ऑपरेशन है जिसकी मदद से हम दो टपल्स को, दो रिलेशंस को मैपिंग कर सकते हैं। एक कंडीशंस के हिसाब से हम डेटाबेस को स्टोर कराते हैं, अलग अलग डेटा को ज्वाइन करते हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकें, अलग अलग टेबल्स को अच्छे से स्टोर करा सकें जिसकी मदद से हमारा डेटाबेस और अच्छे से चले और अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस हो और अच्छी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो और हमारे डिस्क में कम स्पेस लगे। एक तरीके का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक तरीके की कॉम्बिनेशन बनाई जाती है जिसकी मदद से डेटा रिट्रीवल, डेटा ऑपरेशन, एसक्यूएल क्वेरीज बहुत अच्छे से काम करे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि हम ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है थीटा जॉइन। थीटा जॉइन को हम डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा यानी एक कंडीशन है, एक स्पेसिफाइड कंडीशंस की मदद से हम अलग अलग कंडीशंस को बैठाते हैं, अलग अलग मैपिंग्स करते हैं जिसकी मदद से डेटाबेस और अच्छे से स्टोर हो सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो टेबल है, एक है R1, एक है R2। अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग डोमेन है। इस टेबल में कोई भी रिलेशन या कोई भी जो डोमेन है वो इक्वल नहीं है, सबके अलग अलग नाम है। थीटा जॉइन का यही एडवांटेज है जिसकी मदद से हम अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन की मदद से, चाहे डेटा इक्वल हो, चाहे डोमेन के नेम इक्वल हो ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, हम हमारे डेटा को मैप करा सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अलग अलग होने के बावजूद हमने स्टूडेंट का एसटीडी उठाया, सब्जेक्ट्स के क्लास एंटिटी उठाई और दोनों को मैप करा रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे एलेक्स जो है वो क्लास 10th पे स्टडी करता है, वो एसटीडी में 10 लिखा हुआ है। वैसे ही 10 नाम की क्लास में दो सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश, तो वो दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो एलेक्स के नाम पे स्टोर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ एलेक्स स्टडी 10 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, वैसे ही एलेक्स 10 10 इंग्लिश। सेम मारिया 11th में, तो 11th के जो सब्जेक्ट है म्यूजिक स्पोर्ट्स, वो मारिया नाम की एंटिटी से स्टोर हो जाएंगे। ये हमें मदद करता है जॉइंस हमारे डेटा को और अच्छे से इफेक्टिव वहां स्टोर कराने के और अच्छे से रिप्रेजेंट करने में। अब आता है इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन जो है एक इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर पे काम करता है। उसमें हमारा जो डेटा है वो इक्वालिटी बेसिस पे, इक्वल डोमेन नेम्स के बेसिस पे स्टोर होती है। वो इक्वल ऑपरेटर को इस्तेमाल करता है। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो इक्वी जॉइन का ही एग्जाम्पल है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें कि दो डेटा को हम इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से ज्वाइन करा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। अब आता है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में एक कंडीशन है, यहां पर जो डेटा है, एट्रीब्यूट्स हैं, कम से कम एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन होना चाहिए, एक डोमेन नेम कॉमन होना ही चाहिए। यहां पर हम कोई कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करते, हम डोमेन्स के नेम जो कि इक्वल होते हैं उनके बेसिस पे हमारा ऑपरेशन जो है जॉइंस का वो होता है। जैसे कि यहाँ कोर्सेस नाम का टेबल है, यहाँ पर CID कोर्स डिपार्टमेंट नाम की एंटिटी है। वैसे ही एक और टेबल है जिसका डिपार्टमेंट एंटिटी और हेड एंटिटी है। तो यहाँ दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डोमेन जो है वो कॉमन है। तो इन दोनों कॉमन एंटिटी के बेसिस पे यहाँ दोनों कोर्सेस और कह सकते हैं कि हेड नाम का जो टेबल है वो मैच होता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल रिजल्टिंग डेटाबेस में आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट नाम के मैपिंग पे हम हमारा जो कोर्सेस नाम का टेबल है, HOD नाम का टेबल है, वो दोनों को ज्वाइन करा दिया गया है। ये बात हुई हमारे इनर ज्वाइन की।
तीनों जो जॉइंट्स है वो अलग अलग ऑपरेटर्स, अलग अलग इक्वालिटी बेसिस पे हम करा रहे थे, वो इनर जॉइन की कंडीशन है। वहां पर जो है हम हमारे मैचिंग एट्रीब्यूट्स, रिजल्टिंग रिलेशंस पे काफी निर्भर रहते हैं। अब आता है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के तीन टाइप है, पहला लेफ्ट, दूसरा राइट, और आखिरी में लेफ्ट और राइट दोनों मिला के फुल आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन में हम हमारी लेफ्ट रिलेशन यानी कि जो पहला रिलेशन है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ी आसानी शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए एक रिजल्टिंग रिलेशन है, उस पे लेफ्ट रिलेशन के जो सारे डेटा है वो तो आ ही जाएंगे, वो सारे इंक्लूड किया जाएंगे पहले किसी मैपिंग से पहले। बाद में हमारे जो राइट रिलेशन एस है उसको हम लेफ्ट रिलेशन के आर एट्रीब्यूट से मैच कराते हैं। अगर वो मैच कर रहे हैं तो वहां पर हम स्टोर करा देंगे, अगर मैच नहीं हो रहे हैं वहां खाली जगह हम छोड़ के, या नल वैल्यूज जो कहते हैं वहां नल वैल्यूज को हम रख देंगे। जैसे कि लेफ्ट टेबल पे ए और बी है, अलग अलग डेटा है। राइट टेबल में भी ए और बी में कुछ कुछ तीन प्रकार के नाम दिए हुए हैं, लेफ्ट टेबल में सब्जेक्ट्स दिए हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को मैप कराएं तो लेफ्ट टेबल के जो सारे डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी कॉलम जो है वो पूरा आ चुका है। सी और डी अगर मैपिंग हो रही है, मैच कर रहा है, जैसे 100 मैच किया तो वहां पर हमने एक मैपिंग बना दिया। 101 वैल्यू के लिए कोई भी लेफ्ट यानी कि राइट टेबल में कोई भी डेटा नहीं है तो वहां पर हमने नल वैल्यू स्टोर करा दी है। ये होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सेम राइट आउटर ज्वाइन में जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हम हमारे राइट टेबल को, राइट एट्रीब्यूट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रिजल्टिंग रिलेशन पे जितने भी राइट रिलेशन के राइट एट्रीब्यूट्स के डेटा हैं वो पहले से ही आ जाएंगे। लेफ्ट रिलेशन को मैचिंग की जाएगी, अगर मैपिंग है तो वहां पर वो डेटा स्टोर हो जाएगा, वहां डेटा की एक मैपिंग रिलेशनशिप बन जाएगी। अगर नहीं है तो वहां पर नल वैल्यू को स्टोर करा दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं सी और डी दोनों टेबल पूरे आ चुके हैं। ए और बी पे 104 नाम की आईडी के लिए कोई भी डेटा नहीं था तो वहां पर हमने नल वैल्यू को स्टोर करा दिया। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है जहां हमें सारा डेटा चाहिए, अलग अलग प्रकार का डेटा चाहिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, तो वहां पर हम फुल आउटर ज्वाइन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो दोनों पार्टिसिपेटिंग रिलेशन है वो रिजल्टिंग रिलेशन पे आएंगे ही आएंगे, चाहे नो मैचिंग हो, चाहे मैपिंग हो या ना हो। वहां पर अनमैच एट्रीब्यूट्स के लिए हम नल वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। रिजल्टिंग रिलेशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं 101 जैसा कि लेफ्ट टेबल पे उन नल वैल्यू स्टोर कराया था हमने वो यहाँ पर है ही, और राइट आउटर ज्वाइन में हमने 104 के लिए कराया था वो नल वैल्यू भी है। तो दोनों प्रकार की जो ज्वाइन है उसको मिलाकर हमारा फुल आउटर ज्वाइन बनता है। जो हमारा डेटा है वो किसी भी डेटाबेस से एक डिस्क पे, एक स्टोरेज पे, चाहे वो क्लाउड हो, आपके सिस्टम का इंटरनल स्टोरेज हो, वहां पर जाके स्टोर होता है। हम चाहेंगे हमारा डेटा जो है वो कम स्पेस ले, बड़े आसानी से स्टोर हो, बड़े आसानी से परफॉर्मेंस करे, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। यहाँ पर हमारा काम आता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग जो एक टेक्निक है वो हमारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस को और अच्छे से बढ़ाती है। हमारे जो डिस्क एक्सेस है, हमारी जो क्वेरी जब रन होती है वो एक डिस्क को एक्सेस करती है, वो हमारी डिस्क कम लगे, हमारे जो आइडेंटिफाइड करने की क्षमता है, जो डेटा स्टोर करने की एक लिमिट है टेबल की, वो हमेशा मैप होती रहे। इंडेक्स को हम इंडेक्सिंग कराते हैं इंडेक्स की मदद से। यहाँ पर जो इंडेक्स है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए कि एक अरे फॉर्म का टेबल है, वहां पर एक सर्च की है, एक डेटा रेफरेंस है। सर्च की जो है मान लीजिए उसकी प्राइमरी की है, एक आईडी है जिसकी मदद से वो आसानी से रिट्रीव हो सके। डेटा रेफरेंस जो है वहां पर डेटा स्टोर नहीं होता, जो डेटा की रेफरेंस है, जहां वो डेटा जिस लोकेशन पे स्टोर है वहां का एड्रेस कह सकते हैं वो स्टोर होता है। तो सर्च की जाएगा, कोई भी जो डेटा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जब क्वेरी रन करेगा, किसी डेटा को रिट्रीव कराना चाहता है, किसी डेटा को परफॉर्म कराना चाहता है, तो वो सर्च की से उस डेटा रेफरेंस पे मैपिंग होगी और उस डेटा रेफरेंस से हमारा डेटा वापस मिल जाएगा।
इंडेक्सिंग के मेथड्स की काम करते हैं, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग। ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग जो है हमारे डेटा को सॉर्टेड अरेंज्ड मैनर पे रिट्रीव कराता है, सॉर्टेड मैनर पे स्टोर कराता है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय टेबल है, वहां पर हमारा करोड़ों डेटा, हजारों डेटा, अलग अलग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका पूरा डेटा स्टोर होता है। हर एम्प्लॉय की एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी है, तो अगर हमें डेटा रिट्रीव कराना है तो हम उस एम्प्लॉय आईडी से डेटा रिट्रीव करा सकते हैं। तो मान लीजिए हमें 543 नाम की आईडी या एम्प्लॉय का डेटा रिट्रीव कराना है, तो जो हमारा डेटा है वो बड़े ही सॉर्टेड मैनर पे 1 2 3 4 है, तो हम डायरेक्ट 1 2 3 होते हुए 543 पर जाकर रुकेंगे और उस नाम की जो डेटा है, उस नाम की जो एंटिटी है वो हमें मिल जाएगी। ये होता है ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग। अगला आता है प्राइमरी इंडेक्सिंग। प्राइमरी इंडेक्सिंग जो है वो प्राइमरी की पे सोलली बेस्ड करता है। यहाँ पर हम प्राइमरी की को यूज करते हैं जो कि पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ये ऑर्डर इंडेक्सिंग का ही सब टाइप है। इसमें हमारी दो प्रकार की इंडेक्सिंग काम आती है, पहली डेंस इंडेक्सिंग, दूसरी स्पार्स इंडेक्सिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है और आपको भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर हम स्पेस बार पे, सर्च बार पे हम सर्च करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा लेटर है, बड़ा सेंटेंस है, कुछ आपको सर्च करना है किसी पोस्ट को, तो आप अगर छोटा सा लेटर भी लिखते हैं तो अलग अलग प्रकार की डेटा आपको शो होने लगते हैं। ये एग्जाम्पल है डेंस इंडेक्स का। यहाँ पर हर एक सर्च की वैल्यू के लिए एक इंडेक्स रिकॉर्ड होता है। छोटी छोटी की वैल्यूज के लिए भी एक रिकॉर्ड शो करने लगता है, चाहे वो एक्चुअल रिकॉर्ड को पॉइंट करे या अनएक्चुअल को। ये होती है डेंस इंडेक्सिंग। यहाँ पर हमारा डेंस मैपिंग होती है। बहुत प्रकार का डेटा एक साथ इंडेक्स पे स्टोर होता है, जिसकी मदद से आसानी से डेटा रिट्रीव कराता है, आसानी से डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड एक सॉर्टेड मैनर पे हमारा डेटा अच्छे से रिट्रीव हो सकता है। और ऐसा करने से अगर कई सारे डेटा हम एक साथ स्टोर कराते हैं किसी भी इंडेक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे डिस्क की जो स्टोरेज है वो कम हो जाती है। अगला आता है स्पार्स इंडेक्सिंग। स्पार्स इंडेक्सिंग में का ये डिफरेंस है, हर डेटा हो सकता है कि इंडेक्स रिकॉर्ड में स्टोर ना हो। अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अलग अलग प्रकार के यूज केसेस होते हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की इंडेक्सिंग करनी होती है। तो स्पार्स इंडेक्स का ये डिफरेंस है डेंस इंडेक्स से। यहां पर मान लीजिए कि आप कोई बड़ी लार्जेस्ट सर्च की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, कोई बड़ा डेटा आप रिट्रीव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो डेटा है वो एक्चुअल रिकॉर्ड को पॉइंट आउट ना करके एक किसी अलग प्रकार के अनसॉर्टेड डिजायर्ड या अनडिजायर्ड रिकॉर्ड को पॉइंट आउट कराता है, आपको शो करता है कि अगर आपको ऐसा डेटा चाहिए, हो सकता है आपको अपना डेटा ना भी मिल सके, मिल भी जाए। ये स्पार्स इंडेक्सिंग होते हैं। अब आता है क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग या क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है एक ऑर्डर्ड डेटा फाइल है जहां पर नॉन प्राइमरी की, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले इंडेक्सिंग पे हम सॉर्टेड, प्राइमरी की इस पे मेनली बात करें। हर केस पे हमें प्राइमरी की मिल नहीं सकती, प्राइमरी की से डेटा स्टोर या रिट्रीव कराया नहीं जा सकता। इस केस पे हम अलग अलग प्रकार के कॉलम्स, अलग अलग प्रकार की वैल्यू को मिक्सअप करके, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी केसेस को बना के हम हमारे डेटा को स्टोर कराते हैं, हमारे डेटा को रिट्रीव कराते हैं। मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार का टेबल है जो थोड़ा मैच करता हो, उसे हम एक जगह पर स्टोर कराते हैं और जिसकी मदद से वो बड़ा डेटा जो है वो छोटी सी जगह पे स्टोर हो सके और बड़ी ही आसानी से उसे रिट्रीव कराया जा सके। सेकेंडरी इंडेक्स जो है बाकी प्राइमरी इंडेक्सिंग जैसे कि डेंस, स्पार्स इंडेक्सिंग के जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उनको दूर करता है। यहाँ पर हमारी जो मैपिंग है वो बड़े ही आसानी से की जाती है। यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर होता है, जिससे कि हमारी एड्रेस फेचिंग की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है। हमारा जो प्राइमरी इंडेक्स है वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा को रिट्रीव करा के सेकेंडरी डेटा में सर्च करके जहां हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर है वो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हमारा रैम या रोम काम करते हैं, उसी प्रकार से थोड़े थोड़े डेटा को
कुछ कुछ डेटा को धीरे धीरे लाता रहता है या फास्ट, या जैसी भी स्पीड में जैसा सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स है, स्पेसिफिकेशन है, उससे हमारे डेटा को स्टोर कराता है, उससे डेटा को रिट्रीव कराता है, जिसकी मदद से हमारा जो डेटा है वो बड़ी आसानी से रिट्रीव हो सकता है, बड़ी आसानी से डेटा को हम अच्छे से स्टोर कराते हैं, जिससे कि डिस्क की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉयड नाम का टेबल है, वहां पर एम्प्लॉय आईडी है, उसका नेम है, पैन नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस, माता पिता, सबकी जानकारी है। वहां पर कुछ कंडीशन है, मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार का डेटा हमें कराना है, रिट्रीव कराना है, अलग अलग केसेस है, तो हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी से हम वो ना करा पाए। तो वहां पर हमारी क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग को ऑपरेट कराते हैं और अलग अलग प्रकार के यूज केसेस के हिसाब से हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और क्लस्टर्ड फॉर्म में, यानी एक प्रकार के एक कॉमन एंटिटी पे स्टोर कराते हैं, जिससे कि हमारे डिस्क पे एक ओवरलोड या उसकी लिमिट जो है उससे पार ना जाए, हमारा डेटा जो है बड़ी आसानी से स्टोर हो और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी बने रहे। ये होती है हमारी इंडेक्सिंग। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में, रिलेशनल कैलकुलस के बारे में, जिससे कि हमारी क्वेरी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो और बढ़े। हमारी क्वेरीज को ऑपरेट कराने के कई सारे तरीके होते हैं, वो हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।